अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जब तक उसके चेहरे को ना देखूं, लगता है कुछ अधूरा सा है। सीढ़ियां चढ़ती सहर अपनी मखसूस खनकती आवाज़ में बोली। शहाब जो छत की मुंडेर से लगा महवियत से आसमान को तक रहा था, उसको आता देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। सहर उसके बराबर में खड़े होते हुए वारफ्तगी से उसे तकने लगी, जिस पर वो चिढ़ सा गया और बेजारी से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। क्यों इतना कतराते हो? वो उसका अचानक हाथ थामते हुए बोली। अपनी औकात में रहो, वो गुर्राते हुए बोला। मुझसे फासले पर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शहाब उंगली उठाकर उसे खबरदार करते हुए बोला और सीढ़ियां धप धप करते उतर गया। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ सकती, वो आहिस्तगी से उसे जाता देखकर बोली। सहर जमाल उसकी चचाजाद थी, जो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई औलाद थी। चचा चची ने उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करके उसको खुदसर के साथ साथ ज़िद्दी बदतमीज़ भी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ गर्दानती ही नहीं थी। शहाब के दो बड़े बहन भाई थे। बड़े भाई बैरून मुल्क में अपनी बीवी बच्चों के साथ नौकरी के सिलसिले में मुकीम थे और बहन की भी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा शहाब था, जो MBA मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। सहर ने तालीम को इंटर के बाद ही खैरबाद कह दिया था। उसका सारा वक्त मूवीज़ और गाने सुनने में गुजर जाता। शहाब को जितनी सहर से नफ़रत थी, उतनी ही सहर को शहाब से मोहब्बत थी। वो जितना उससे दूर भागने की करता, वो उतना ही उसके नज़दीक आने की करती। शहाब को उसके जुनून से नफ़रत थी। वो चाहता था कि उसका सहर से सामना भी ना हो, मगर मुसीबत ये थी कि वो सब एक ही घर में मिलकर रहते थे। शहाब की ज़िंदगी का तो एक ही महवर था, वो था आरज़ू को पाना। हालांकि वो जानता था कि उसकी ये आरज़ू पूरी होना आसान नहीं है, मगर वो भी क्या करता। कच्ची उम्र से ही उसकी आंखें आरज़ू के हमराही के सपने बुनती आ रही थीं। आरज़ू सदफ़ की बेटी थी। सदफ़ उनके घर पहले कपड़े धोया करती थी। उस वक्त शहाब 10 साल का था। जब 8 साल आरज़ू सदफ़ के साथ आती तो उसके साथ खेल में मगन हो जाया करता था, और सहर उन दोनों के साथ खेलना भी चाहती तो वो उसे डांट कर भगा दिया करता था। और दूर खड़ी सहर सुलगती आंखों से खेल कूद में मगन आरज़ू और शहाब को देखा करती थी। वक्त गुजरा, बचपन से जवानी आई तो शहाब और आरज़ू की एक दूसरे के लिए मोहब्बत पुख्ता होती चली गई। मनमोहिनी सूरत, शीरीं लहजे की मालिक आरज़ू शहाब की ज़िंदगी थी। तो वहीं वक्त गुजरने के साथ सहर का जुनून भी शहाब के लिए बढ़ता ही चला गया। अरे बड़े दिन बाद चक्कर लगाया सदफ़ तुमने? सादिया जो तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी, दरवाजे से अंदर दाखिल होती सदफ़ को देखकर खुशगवारी से बोली। माँ की आवाज़ पर वहीं तख्त पर आंखें बंद किए शहाब ने पट से बंद आंखें खोल दी और दिलचस्पी से सुरमई आंचल सर पर ओढ़ी आरज़ू को देखने लगा। वो उसकी नज़रों की तपिश से सिमटकर माँ के पीछे छुप सी गई, जिस पर उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। बस क्या करूं बाजी, अब कहीं ज़्यादा निकलना ही नहीं होता। ये मिठाई देने आई थी। मेरी आरज़ू ने माशाल्लाह 14 जमातें पास कर ली हैं, फर्स्ट डिवीज़न आई है, सदफ़ तफाखुर से बताने लगी। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सादिया मोहब्बत से आरज़ू को गले लगा के मुबारकबाद देने लगी, जिस पर वो शर्म से गुलाबी पड़ गई। शहाब कनखियों से उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखने लगा। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, सादिया आरज़ू की तारीफ़ करते हुए बोली। हाँ बाजी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये मैट्रिक में थी तब जिद करके मेरा घरों में काम करना छुड़वा दिया था। लोगों के खुद कपड़े सीकर, ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्चा चलाया करती थी। इतनी कम उम्री में इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा ली थी। सदफ़ को अरसा हुआ था काम छोड़े। आरज़ू को नहीं पसंद था कि वो घर घर जाकर काम करे। बस अब तो दुआ है बाजी कि मेरी बेटी की ऐसी अच्छी जगह शादी हो जहां उसे सुख ही सुख मिले। सदफ़ भर्राई हुई आवाज़ में बोली। तुम फिक्र क्यों करती हो? जितनी अच्छी ये है उतनी ही अच्छी जगह इसकी शादी होगी। सादिया सदफ़ को तसल्ली देते हुए बोली। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो सदफ़ मासी, शहज़ादा ब्याहने आएगा इसे। तंज से बोलती हुई सहर वहीं आ गई। उसके ख़ास तौर पर लफ्ज़ मासी खींचने पर
आरजू के माथे पर शिकनें नमूदार हो गई थीं। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। सायका वहां आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली। हालांकि उनको सदफ और उसकी बेटी एक आंख नहीं भाती थी, मगर जेठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली। वो चाहती थी कि सादिया सहर का हाथ शहाब के लिए मांग ले, मगर सायका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी। शहाब को रग़बत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल जल के खाक हो गया। क्या गिफ्ट लोगी पास होने पर? शहाब छत पर आरजू से बात करते हुए बोला। कुछ भी नहीं, वो शर्मीले लहजे में बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो फरिफ्ता हो गया। आगे क्या इरादा है तुम्हारा? वो पूछने लगा। मास्टर्स का इरादा है। वो उसे सताने लगी। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है? वो शौक हुआ, मगर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। आरजू, चुप क्यों हो गई हो? शहाब, आपको लगता है हमारी शादी मुमकिन है? वो आहिस्तगी से बोली। क्यों नहीं मुमकिन? शहाब उसकी बात पर बोला। आज देखा था आपने सहर कैसे अम्मी को मासी कहकर हमारी औकात बावर करा रही थी। माना हम गरीब हैं, पर मुझे सहर की आंखों में जो तज़हीक नज़र आती है ना, वो बहुत चुभती है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो चाहती है मैं उसका हो जाऊं, मगर ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। शहाब ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आरजू है, और आरजू के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। वो अटल लहजे में बोला। पीछे किसी की आहट महसूस करके शहाब पलटा तो सहर को खड़ा देखकर उसका खून खोल उठा। आरजू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने कॉल काट दी। तुमको तमीज़ नहीं है? दूसरों की बातें सुनती हो? वो गुस्से से बोला। तुमको तमीज़ नहीं, मासी की बेटी से इश्क लड़ाते हो? वो उसकी बात के जवाब में बोली, जिस पर वो उसे कड़े तेवरों से घूरने लगा। ऐसा क्या है उसमें जो तुम यूं दीवाने हो रहे हो? वो उसके करीब आते हुए बोली। क्या मैं हसीन नहीं हूँ? वो बेबाकी से उसके नज़दीक होते हुए बोली। नहीं, तुम हसीन नहीं, तुम एक बेशर्म लड़की हो। चश्मे तसव्वुर में शहाब के आरजू का शर्माया हुआ रूप आ गया। इतना खुद को किसी के आगे अर्जा मत करो। वो तंज से बोलते हुए उसे पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ गया। तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी पुश्त को देखकर बुड़बुड़ाई। आरजू का रिश्ता आया था जो सदफ को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन शहाब का परेशानी से बुरा हाल था। दूसरी तरफ फ़ोन कॉल पर रोती आरजू ने उसे बेचैन कर दिया था। ऑफिस से घर आकर आज शहाब ने माँ से बात करने का इरादा किया। सादिया उसके कमरे में चाय लेकर आई तो उसे मुनासिब मौका मिला। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। वो माँ का हाथ पकड़ के बेड पर बिठाते हुए बोला। हाँ बोलो। वो हमातन गोश हुई। अम्मी, मैं आरजू से शादी करना चाहता हूँ। वो हिम्मत मुजतमा करते हुए बोला, जिस पर वो भड़क गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? आज तो बोल दिया है, आज के बाद ये बात मुंह से नहीं निकालना। वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारी सहर से शादी करना चाहते हैं। माँ की बात पर वो उछल गया। मैं मर जाऊंगा मगर उस चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। वो आपे से बाहर होते हुए बोला। तमीज़ से रहो शहाब, सादिया दुरुस्त लहजे में बोली। अम्मी, आप जानती नहीं सहर किस कदर बदतमीज़ और बदइखलाक है। आपके सामने वो चच्ची से कितनी बदलिहाज हो जाती है। सोचें, शादी के बाद वो आपसे और बाबा से भी ऐसे ही ज़बान दराजी करेगी। वो माँ से बोला, जिस पर वो चुप कर गईं। वैसे वो सहर की ज़बान दराजी से बहुत खाइफ थी। बड़े छोटे का उसमें एहतराम नहीं था। अम्मी प्लीज़, आप बाबा से बात करें। वो माँ को नर्म पड़ता देखकर मुल्तजी लहजे में बोला। ठीक है, मैं कर लूँगी तुम्हारे बाबा से बात, पर इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी आरजू से हो जाएगी। वो सख्ती से बोली। वो बेबसी से माँ को देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। जहाँ दरवाजे से सहर लग के खड़ी थी, उसको देखकर उसका पारा चढ़ गया। काफ़ी ढीठ हो, वो दुरुस्तगी से बोलते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में आ गया। सहर भी तेज़ी से उसके पीछे आई। क्या किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में जब आया जाता है तो इजाज़त तलब की जाती है? वो उसे घूरते हुए बोला। मत करो मेरे साथ ऐसा, मर जाऊंगी। वो उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के रोते हुए बोली, जिस पर वो बौखला गया। तुमने इजाज़त तलब क्यों नहीं की मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की? वो सख्ती से बोला। तुम जाओ यहाँ से। तुम समझती क्यों नहीं मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं।
जिस को तुम जिद करके मांग लोगी। वो बुरी तरह से जिच होते हुए बोला, किसी पर काबिज नहीं हुआ जाता, ये दिलों के फैसले होते हैं। वो नरमी से उसे समझाने लगा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। शहाब को उसकी खुदगर्जी पर बेसाख्ता गुस्सा आया। दिल चाहा उसे 2 थप्पड़ लगाए। मैं आरजू से मोहब्बत करता हूँ, वो जब्त करते हुए बोला। उस मासी की बेटी में ऐसा क्या है? वो हिकारत से बोली। आइंदा आरजू के बारे में इस तरह से बात ना करना, वो दुरुस्तगी से बोला। तुम जाओ यहाँ से, वो कमरे से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, वो उसका हाथ थाम के रोते हुए बोली। ठीक है, मर जाओ, वो सर्द निगाहों से उसे देखते हुए बोला। सहर उसकी बात पर खामोशी से उसे देखती रही, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गया, फिर कुछ सोच के आरजू को कॉल करने लगा। हेलो आरजू, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? वो उसके कॉल उठाते ही बोला। कहाँ चलने के लिए? दूसरी जानिब आरजू बौखलाते हुए बोली। हम दोनों अपना घर छोड़कर चलते हैं, वो बोला। आपका मतलब हम घर से भाग जाएं? आरजू उसकी बात का मतलब समझते हुए हैरानगी से बोली। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी किसी सूरत तुमसे शादी पर राजी नहीं। दूसरा, मुझे शहर के बढ़ते जुनून से खौफ आ रहा है। शहाब उसकी बात पर बोला। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। शहाब, अम्मी को जो मान है मुझ पर, वो मैं कैसे तोड़ दूं? वो मना करते हुए बोली। ठीक है, फिर भूल जाओ मुझे, वो उसकी बात पर कतईयत से बोला, जिस पर आरजू खामोश हो गई। आरजू, क्या मेरे बिना रह लोगी? शहाब उसकी खामोशी पर बोला। मैं भी नहीं रह पाऊंगा। आरजू प्लीज़ मना मत करो, वो उसकी खामोशी पर इल्तिजाई लहजे में बोला। ठीक है शहाब, मैं चल रही हूँ। ठीक है, रात 1:30 बजे मैं तुम्हारे घर की तरफ जो रोड है उधर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कहने के बाद उसने खुदा हाफिज़ कहकर कॉल बंद कर दी। काश अम्मी आप मान जाती तो मुझे इतना बड़ा फैसला नहीं करना पड़ता। वो उदासी से बिस्तर पर लेटते हुए सोचने लगा। शहाब को घर छोड़ने का सोच के ही दिल पर बोझ सा महसूस होने लगा था। अभी उसने आंखें बंद ही की थीं कि शोर की आवाज़ पर वो घबरा के उठ बैठा। वो बाहर आया तो शहर के कमरे से सायका चच्ची के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो घबरा के वहाँ गया, मगर सामने के मंजर ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। शहर की पंखे से लटकती लाश, उसकी खुली आंखें शहाब को खुद को घूरती महसूस हुई। वो मुतवहश सा होकर सबको रोता देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहर अपनी जान ही ले लेगी। उसे उसके जुनून की खबर थी, मगर ये खबर न थी कि वो अपनी जान ले बैठेगी। किसी को नहीं पता था उसने खुदकुशी क्यों की, मगर शहाब और आरजू जानते थे उस खुदकुशी के पीछे उसका वो जुनून था जो उसकी जान ले गया। घर में सोगवारियत की कैफियत थी। घर के दरो दीवार से टपकती उदासी से शहाब को वहशत हो रही थी। आज उन दोनों को घर से चले जाना था। वो रात खामोशी से अपना बैग उठाए वहाँ पहुँच गया और आरजू का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे सियाह चादर में मुंह छुपाए आरजू आती नजर आई। वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसने दूसरे शहर की टिकटें कराई थीं। वहाँ उसका दोस्त अपनी बीवी के साथ रहता था। वहाँ पहुंचकर उन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद दोनों वहाँ से निकल गए और दूर दराज के इलाके में आ गए, जहाँ उनको 2 कमरों का छोटा सा घर मिला जो गुजारे लायक था। मैं आज बहुत खुश हूँ, वो कमरे में आते हुए उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ, लगता है बरसों की मुराद पूरी हो गई। आरजू उसकी बात पर शर्माते हुए बोली, जिस पर शहाब मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। यहाँ उनको रहते हुए 2 हफ्ते हो गए थे। खुदा खुदा करके शहाब को नौकरी मिली, जिसकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर शहाब ने सब्र शुक्र करके उस नौकरी को कबूल कर लिया था। शाम में जब वो ऑफिस से आया तो उसे बावर्ची खाने में आरजू चाय बनाती हुई नजर आई। वो उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालते हुए कमरे में आ गया। अभी वो बेड पर बैठा मौजे उतार रहा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, जहाँ से आरजू निकलती नजर आई तो वो सटपटा कर रह गया। वो घबरा कर उठ के बावर्ची खाने की जानिब बढ़ा, मगर वहाँ कोई न था। वो परेशान सा कमरे में आ गया, मगर आरजू से कुछ बोला नहीं, मुबादा वो डर न जाए। उस रात उसे ऑफिस में काम करते हुए काफ़ी देर हो गई थी। आरजू कब की सो चुकी थी कि अचानक बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसकी निगाहें घड़ी पर गई, जो रात के 2 बजा रही थी। इस वक्त कौन आ गया? वो बाहर की जानिब चल दिया।
दरवाज़ा खोलते ही उसे महसूस हुआ कि कोई औरत है जो तेज़ी से उसके दरवाज़ा खोलते ही गुजरी है। पता नहीं कौन थी। वो कंधे उचकाता हुआ वापस कमरे की जानी बढ़ा, मगर कमरे के बिस्तर पर आरजू को ना पाकर वो परेशान हो गया और फिक्रमंदी से आकर बराबर वाले कमरे में फिर बावर्ची खाने में झांका। वहाँ भी आरजू ना थी। वो परेशान होता हुआ वापस अपने कमरे में आया तो उसे आरजू बेड पर सोती नजर आई। वो ये मंजर देखकर चकरासा गया था। कितनी ही देर वो सर पकड़े बेड पर बैठा रहा। काफ़ी देर बाद वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन शाम ऑफिस से वापसी पर आरजू के लिए गजरे लेते हुए घर आया तो बेडरूम में दाखिल होते ही बेड पर सजी संवरी बैठी आरजू को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो उसे आंखों में समोते हुए बोला। उसकी तारीफ पर वो शर्मा गई। तुम्हारे लिए गजरे लाया हूँ, वो उसे गजरे दिखाते हुए बोला। पहना दें, वो अपनी कलाई आगे करते हुए बोली। इससे पहले कि वो गजरे पहनाता, खुटके की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटा। आरजू को कमरे में आता देखकर वो उछल पड़ा और बेड की तरफ देखने लगा जहां अब कोई भी नहीं था। आरजू, तुम तो अभी यहाँ थी, वो खौफ से हकलाते हुए बोला। नहीं, मैं तो बावर्ची खाने में थी, उसकी बात पर आरजू बोली। वो ना समझ आने वाली कैफियत में गिरफ्तार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने दबे लफ्ज़ों में आरजू से पूछा भी कि क्या उसे यहाँ घर में कुछ महसूस होता है, मगर आरजू ने कहा कि उसे यहाँ तो बहुत मज़ा आता है और शहाब देख रहा था। जितना वो इस घर में बेसुकून था, आरजू उतनी ही इस घर में खुशो खुर्रम थी। उसके चेहरे से छलकती तमानियत देखकर शहाब को हैरत होती थी कि उसे वो सब क्यों महसूस नहीं होता। वीकेंड था। वो दोनों रात देर गए मूवी देख रहे थे कि अचानक बिजली चली गई। उफ, क्या मुश्किल है, इतना ज़बरदस्त सीन था, इस बिजली को भी अभी जाना था। शहाब बिजली को कोसते हुए बोला। आरजू, बावर्ची खाने से मोमबत्ती ले आओ, वो आरजू से बोला। जी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरजू मोमबत्ती ले आई। शहाब, एक बात पूछूं? आरजू उसके पास बैठी आहिस्तगी से बोली। हाँ पूछो। आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है? आरजू के सवाल पर शहाब को बेसाख्ता हंसी आ गई। तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? वो इसे चिढ़ाते हुए बोला। बताएं ना, प्यार भरे लहजे में बोली। तुमसे मोहब्बत मुझे कितनी है ये तो तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं। वो उसका हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोलते हुए मोमबत्ती की रोशनी में उसके हसीन चेहरे की जानिब देखने लगा, मगर वहाँ तो कोई मकरू चेहरे की औरत बैठी थी। शहाब ने वहशत ज़दा होकर उस औरत को ज़ोर से धक्का दिया कि अचानक बिजली आ गई। आरजू बेड से गिरी हुई हैरत से उसे देख रही थी। क्या हो गया है शहाब आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली। नहीं, तुम नहीं थी, यहाँ कोई और था। वो उससे खौफ से कांपते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है, अगर यहाँ ऐसा होता तो मुझे भी महसूस होता, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। शहाब अपने हाथों से सर थाम के बैठ गया। जो कुछ हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। शहाब की सेहत खराब रहने लगी थी। वो घर आने के नाम पर ही अंदर तक सहम सा जाता था। फिर काफ़ी दिनों तक सुकून रहा। शहाब ने भी सुकून का सांस लिया। आज इतवार का दिन था। वो आरजू के साथ बैठा बातें कर रहा था। उसके दोस्त की कॉल आ गई जो उसे अपनी तरफ किसी काम से बुला रहा था। वो आरजू को बताकर उसकी तरफ चला गया। वापस आते आते मगरिब हो गई। वो घर में दाखिल हुआ तो घर के छोटे से आंगन में लगे दरख्त को वो चौंक कर देखने लगा, मगर जब वो उस दरख्त के करीब गया तो दहशत से उसके हलक से चीखें निकल गईं, क्योंकि दरख्त पर वहाँ आरजू की लाश लटकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ वक्त पहले शहर की लाश पंखे से लटकी हुई थी। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो उसकी टांगों से लिपट कर फूट फूट कर रो दिया। कितनी ही देर तक वो रोता रहा। शहाब, क्या हो गया है? पीछे से आती आरजू उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली तो वो आंखें फाड़े दरख्त की जानिब देखने लगा जहां अब कुछ भी नहीं था। तुम जिंदा हो? वो खौफ की ज्यादती से अटकते हुए बोला। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो फिक्रमंदी से बोली। तुम अब कुछ मत बोलना, हम बस आज रात यहाँ से निकल रहे हैं, वो उससे बोला और कुछ फैसला करते हुए घर से निकल गया। वो रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ गया था। वहाँ से उसने अपने शहर की टिकटें ली
और घर वापस आ गया। हम रात तक निकल रहे हैं आरजू, वो कमरे में आते हुए आरजू से बोला, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। बस तैयारी शुरू कर दो निकलने की, वो उससे उजलत में बोलते हुए खुद भी अलमारी खोल के कपड़े बैग में डालने लगा। हम कहाँ जाएंगे? आरजू बेचैनी से बोली। हम वापस घर जाएंगे। हम अपने अपने घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ इस घर में कुछ है, कुछ गड़बड़ है, वो बोला। और वो नंबर जो उसने यहाँ आकर बंद कर दिया था ताकि घर वाले उससे रब्ता न कर सकें, उसने वो सिम सेल में लगाकर ऑन कर लिया। नंबर ऑन करते ही आरजू के बेतहाशा पैगामात आने लगे। वो हैरानगी से उन पैगामात को पढ़ने लगा। मुझे माफ़ कर देना शहाब, मैं नहीं आ सकती। मैं अपनी माँ का मान नहीं तोड़ सकती। वो मैसेज पढ़ के चकरा गया। तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी अम्मी तुम्हारी जुदाई में बहुत बीमार हो गई हैं। शहाब वापस आ जाओ, आंटी राज़ी हैं हम दोनों की शादी पर। खुदारा जहाँ भी हो वापस आ जाओ। और इसी तरह के आरजू के यके बाद दीगरे पैगामात थे। उसे लगा पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है। फिर 2 माह से वो किसके साथ रह रहा था? डरते डरते उसने गर्दन घुमाई। वो हनूज खिड़की से बाहर देख रही थी। कहा था ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। शहर की आवाज़ कमरे में गूंजी तो उसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। तुम क्या समझते थे मैं यूं आसानी से तुमको छोड़ दूंगी? 2 माह से तुम्हारे साथ आरजू के रूप में रह रही थी। उसकी बात पर शहाब की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो मदद तलब नज़रों से उसे देखने लगा। मुझे जाने दो। शहाब के मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकली। कैसे जाने दूं मैं तुमको? तुम तो मेरी मोहब्बत हो। आरजू के रूप में तो मैं कब से तुम्हारे साथ हूँ। और उस रात तुम नादान क्या समझे, वो तुम्हारे साथ आने वाली लड़की आरजू है। शहर उसे देखकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान ले ली, अब तुम यहाँ से मर के ही जा सकते हो। वो उसे शोलाबार नज़रों से देखते हुए बोली। शहाब को उस वक्त अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी, मगर उसके दिमाग में झमाका हुआ। उसे इस वक्त यहाँ से बच निकलने की एक आखिरी तरकीब नजर आई। तो वो अचानक ज़ोर ज़ोर से आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, जिस पर सामने खड़ी शहर आरजू की शक्ल में आ गई। क्या हो गया है शहाब, चलें, देर हो रही है। मगर वो मजीद उसके फरेब में नहीं आ सकता था। बहुत तगोदो के बाद वो उधर से जान बचाकर निकला। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो 2 माह तक के घर में एक रूह के साथ रहता रहा है। घर पहुंचा तो सादिया उसे खुद से लिपटा कर बेतहाशा रोई। ऐसी भी क्या नाराज़गी थी कि घर छोड़कर चले गए तुम? मैंने सदफ से बात भी कर ली है आरजू के लिए, मगर तुम तो ऐसे गए। वो फूट फूट कर रो दी। अब कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ कर दें। वो माँ के गले लगकर रो दिया। आज शहाब और आरजू की शादी को 10 साल बीत चुके हैं। शादी के अवाइल दिनों में शहाब बहुत खौफजदा रहता था। उसे लगता था कि ये आरजू नहीं है, जैसे शहर हो। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ निकलता चला गया। मगर इतने साल बीत जाने के बावजूद वो उस घर में गुजारे उन 2 माह को जब जब सोचता है तो उसकी रूह थर्रा उठती है।